नमस्कार मित्रों, अनकट विद आशुतोष में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, खरी खरी साफ साफ बात करने का। दरअसल इसका आइडिया आया मुझे जावेद अख्तर साहब की किताब है सीपियां, अभी नई आई है, दोहो पर। उसका पहला पहला दोहा लिखा हुआ था कबीर का। मन मैला तन उजरा, बगुला कपटी अंग, सासो तो कोवा भले, तन मन एक ही रंग। तो सवाल यह है कि आज जिंदगी में ऊपर से उजरे दिखने वाले तो बहुत लोग, लेकिन बात वो साफ-साफ नहीं करते, खरी-खरी नहीं करते। तो हमने सोचा कि क्यों ना खरी-खरी बात की जाए। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आए भी। और खरी-खरी बात करने के लिए बदलाव को समझने वाले, राजनीति को समझने वाले, पत्रकारिता को समझने वाले एक ऐसा खास चेहरा, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे मित्र भी हैं, आशुतोष। हमने कहा कि आशुतोष के साथ ही बात की जा सकती है जिनके मन में भी डर ना हो और बात भी सच-सच करें। तो आशुतोष, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इतनी बहुत सारी बहुत आपने शुक्रिया। किताबें लिख जी दी, जी। इतनी सारी किताबें लिख दी। मैं सब किताबों को दोबारा देख रहा था, मुखौटे का राजधर्म, आशुतोष की किताब। फिर देख रहा था दूसरी किताब जो 2019 में आई, हिंदू राष्ट्र। और तीसरी किताब मैं जो पढ़ रहा था, रिक्लेमिंग भारत। हालाँकि इससे पहले वाली किताब भी है मेरे पास, अन्ना आंदोलन पर जो आपने लिखी। हम्म, तो इतनी सारी किताबें और साफ-साफ तरीके से लिखने की जो बात की, तो मैं एक चीज़ पढ़ रहा था सर, कि 2015 में जो किताब लिखी आपने, मुखौटे का राजधर्म, उसकी पहली लाइन शुरू होती है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। 30 साल में पहली बार केंद्र में किसी पार्टी को अपने बल पर बहुमत मिला है। किसी ने सोचा नहीं था कि बीजेपी को 282 सीटें मिलेंगी। बीजेपी बम बम है। हम्म, फिर 2019 में आपकी किताब आई हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र कहाँ से शुरू करते हैं? इंट्रोडक्शन, हिटलर वाज ए ग्रेट लीडर। हिटलर वाज ए ग्रेट लीडर, ये पहली लाइन है इंट्रोडक्शन की। व्हाट डिड यू से? आई वाज शॉक्ड। यस, he was a great leader. He was demonized because he suffered defeat, because he lost. ये आपने अपने छोटे भाई के साथ की बातचीत करी। और जब तीसरी किताब आई रिक्लेमिंग भारत 2025 में, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, हम्म, उसके इंट्रोडक्शन में आपने लिखा है कि इंट्रोडक्शन में लिखा है कि द 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस वर नो ऑर्डिनरी इलेक्शन. They were probably the most important election that the country has seen since 1977. They were exceptional because the results went on to allay fears that our democracy was in danger. तीनों का फोकस कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र हम्म। मोदी को लेकर कुछ कुछ आशंकाएं, कुछ कुछ बातें आपके मन में रहती। क्या है, नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। चुनाव के हिसाब से देखते हैं, लोकप्रियता जो लोगों में है वो तो अलग इशू है, क्योंकि लगातार 3 इलेक्शन उन्होंने जीत लिए हैं। 282, 303, 240 एनडीए की सरकार चला रहे हैं। 27-28 देशों ने उनको सम्मानित भी कर दिया अपने हाईएस्ट अवार्ड से। और 18-20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और आपके मन में भी, दिमाग में भी कहीं ना कहीं फोकस नरेंद्र मोदी का है। तो आज हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, कि जी। नरेंद्र मोदी को आशुतोष कैसे देखते हैं। साफ साफ बात चाहिए मुझे। हाँ बिल्कुल। देखिए, मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि किसी नेता का आकलन इतिहास में कैसे होना चाहिए, किस आधार पे, एक एक पैरामीटर अगर हो, अगर एक पैमाना हो तो वो क्या होना है, वो यार्डस्टिक क्या होनी चाहिए। जी। जब आप देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो यार्डस्टिक वो होता है कि आपने समाज और राजनीति को कितना बदला है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने, आप उनको पसंद करें नापसंद करें, लेकिन जिस डिसाइसिव तरीके से भारत की राजनीति को और भारत के समाज को बदलने में भूमिका निभाई है, उसका जोड़ शायद भारत के इतिहास में बहुत कम है। किसी की तरह। बिल्कुल। और उसमें मैं 3 नेताओं को जोड़ता हूं। मैं उसमें अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं जोड़ता हूं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए। पहला, आजादी के बाद मैं जवाहरलाल नेहरू को जोड़ता हूं, जिन्होंने इस देश को एकजुट रखने में, देश को सेकुलर रखने में, देश को डेमोक्रेटिक रखने में और लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और मुझे लगता है कि इतिहास उनके साथ जिस तरीके से न्याय करना चाहिए उस तरीके से शायद न्याय नहीं कर पा रहा।
दूसरा इंदिरा गांधी ने इस देश को, बांग्लादेश को आजाद करके, अमेरिका के आंख में आंख डाल करके बात करके और इमरजेंसी लगा के, इन तीनों को अगर लबो-लुआब देखें तो देश की राजनीति को काफी हद तक बदला। नरसिम्हा राव का नाम इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन नरसिम्हा राव का नाम जोड़ने में मुझे थोड़ी सी उलझन है। लेकिन नरेंद्र मोदी को अगर आप देखें 2014 के पहले और 2014 के बाद, ये डेट भारत के इतिहास में उसी तरीके से याद की जाएगी जैसे 1947, 1977 और 2014 बिना 1977 के हम इंदिरा गांधी का जिक्र नहीं कर सकते, 1947 के बगैर हम नेहरू और गांधी का जिक्र नहीं कर सकते, और 2014 के बगैर हम नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं कर सकते। तो नरेंद्र मोदी उस लिहाज से वो एक फिनोमिनन है, एक बड़े नेता है, बेहद ताकतवर नेता है, और उन्होंने देश की राजनीति को बुनियादी तौर पर बदला है, और वो बदलाव वो है जो अगले 50 साल तक इस देश में महसूस किया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर लोग सोच नहीं सकते थे कि बहुमत का आंकड़ा ला सकती है, उसको उन्होंने एक बार नहीं 2 बार साबित किया। जो भारतीय जनता पार्टी कुछ राज्यों तक सीमित थी, उसको उन्होंने असम तक पहुंचा दिया। तो इस लिहाज से उनका आकलन इतिहास अलग तरीके से करेगा। एक चीज और उन्होंने की है कि उन्होंने इस देश के अंदर जो पावर पॉलिटिक्स है, पावर क्या होता है, पावर मतलब शेयर पावर, कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है, ये उन्होंने करके दिखाया जी। ये उन्होंने करके दिखाया कि अगर प्रधानमंत्री चाहे तो इस देश में कुछ भी हो सकता है, संभव है। सिर्फ एक चीज वो नहीं कर सकते, वो औरत को मर्द नहीं बना सकते और मर्द को औरत नहीं बना सकते, बाकी उन्होंने सब कुछ करके दिखा दिया। वो तमाम संस्थाएं जो अपने अकड़ में चला करती थी, उनकी अकड़ ढीली हो गई। वो तमाम विपक्षी नेता जो कभी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नहीं होना चाहते थे, वो मजबूरन उनके टेंट में आके सलाम ठोकना पड़ा उन तमाम नेताओं को। आप नीतीश कुमार का जिक्र कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे नायडू साहब का जिक्र, चंद्रबाबू नायडू के। 2002 का जब दंगा हुआ था तो उसके बाद जो 2 लोगों ने सबसे पहले इस्तीफे की डिमांड की थी, एक थे रामविलास पासवान और दूसरे थे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू को उस टेंट में आना पड़ा, और रामविलास पासवान तो खैर वो तो ऑल वेदर थे, नीतीश कुमार को भी आना पड़ा, हाथ झड़क दिया था और भोज करने से मना कर दिया था। आप सोचिए, ये 2014 के पहले की बात, 2013 के आसपास की बात है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने सर इसलिए जी, आपने जिक्र किया कि नेहरू के साथ अन्याय हुआ, और आपने 3 लोगों का नाम लिया, नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। मैं इसको दूसरे तरीके से सवाल को समझता हूं, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों लोग हिंदुस्तान की राजनीति में लार्जर देन लाइफ हो गए, लीडर के तौर पर, और तीनों के लिए कहा गया कि उनके साथ समाज ने या समय ने या लोगों ने अन्याय किया है। आप ठीक से समझते हैं इस बात को? चाहे वो नरेंद्र मोदी को लेकर भी आज लोग कहते हैं कि आप समझते नहीं है उनको, या नेहरू के लिए भी बहुत सारे लोग कहते हैं, और इंदिरा के लिए भी बात करते हैं। केवल इमरजेंसी को छोड़ दिया जाए तो इंदिरा गांधी की एक पर्सपेक्टिव पर देखिए, पहले नरेंद्र मोदी जी का जिक्र करते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक पोलराइजिंग फिगर है, और पोलराइजिंग फिगर क्यों है? क्योंकि आरएसएस की फैक्ट्री में जिस नेता को गढ़ने का, एक आदर्श आरएसएस का नेता गढ़ने का जो भी सपना हेडगेवार ने देखा होगा, या गोलवलकर ने देखा होगा, या देवरस ने देखा होगा, वो बिल्कुल उसके आदर्श प्रतिरूप हैं। मतलब आरएसएस अपनी फैक्ट्री से इससे बेहतर नेता नहीं निकाल सकता था, जैसा उनकी विचारधारा है, जैसी उनकी सोच है, उस लिहाज से। और आरएसएस की विचारधारा अपने स्वभाव में पोलराइजिंग है। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी पोलराइजिंग, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस आरएसएस की विचारधारा के साक्षात प्रतिबिंब हैं। इसलिए जैसे आरएसएस अपनी विचारधारा में पोलराइजिंग हो जाती है, लोग या तो आरएसएस के साथ होते हैं, आरएसएस के खिलाफ होते हैं, उसी तरीके नरेंद्र मोदी के साथ है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। आप गोलवलकर का पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, मुझे तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आपने तो पूरा पढ़ा है। जो उनका कंटेंट है वो खुद कितना विवादास्पद है, खुद कितना बिटर है, खुद कितना उसमें ध्रुवीकरण है। तो जब गोलवलकर जो आरएसएस के विचारधारात्मक वैचारिक जो प्रतिबिंब है, नरेंद्र मोदी उसके राजनीतिक प्रतिबिंब है। ये
अवसर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के पास नहीं था। और इसको क्या दूसरे तरीके से मैं समझ सकता हूँ, आपसे समझ आइए इसी को। बहुत अच्छी आपने बात की है कि क्या आपने नरेंद्र मोदी और आरएसएस का जिक्र किया, क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग अपनी आइडियोलॉजी को, विचारधारा को लेकर स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, आप उन्हें पोलराइज्ड पर्सनैलिटी के तौर पर देखते हैं। आप मतलब हमारा समाज जो है वो पोलराइज्ड पर्सनैलिटी के तौर पर, और जो सबके साथ चल रहा है, जो उसकी खुद की अपनी आइडियोलॉजी स्पेसिफिक नहीं है, जो आमतौर पर हम लोग सेक्युलर लोग कहते हैं, तो चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, लेफ्टिस्ट को भी आप उस तरह से देख सकते हैं कि वो पोलराइज्ड फिगर के तौर पर काम करते हैं यदि स्ट्रॉन्ग हेडेड हो। तो ये स्ट्रॉन्ग हेडेड आइडियोलॉजी के लिए होना कोई नेगेटिव फीलिंग के तौर पर देखते हैं? देखिए, अगर आप स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं होंगे तो आप आइडियोलॉजिकल भी नहीं होंगे जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको, भाई दुनिया एक दिशा में जा रही थी, गांधी जी के नेतृत्व में देश अलग दिशा में जा रहा था। हेडगेवार जी कह रहे नहीं, रास्ता ही गलत है, वो अलग दिशा में जा रहे थे। तो जब तक आप यहां से बहुत मजबूत नहीं होंगे तब तक आप गांधी जी के खिलाफ जा ही नहीं सकते थे ना, सावरकर जा ही नहीं सकते थे, सुभाष चंद्र बोस जा ही नहीं सकते थे। मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जैसे आरएसएस की वैचारिकता का शिखर पुरुष अगर कोई है तो उनका नाम है गोलवालकर, और yes. आरएसएस की विचारधारा का अगर कोई शिखर राजनीतिक पुरुष है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर वो कहीं ना कहीं वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक गिल्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनके अंदर वो मजबूती नहीं थी उस विचारधारा को लेकर जो नरेंद्र मोदी के अंदर दिखती है। वो मजबूती मुझे नितिन गडकरी के अंदर भी नहीं दिखती, राजनाथ सिंह के अंदर भी नहीं दिखती है। जैसी उस विचारधारा को जिस तरीके का नेता प्रोड्यूस करना था, जिस तरीके का प्रधानमंत्री बनाना था, नरेंद्र मोदी बिल्कुल उसके लिए आदर्श है। और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कोई उस तरीके का नेता आरएसएस प्रोड्यूस भी कर पाएगा। तो जब भी हम नरेंद्र मोदी को देखते हैं तो हमको उसको विचारधारा के संदर्भ में देखनी चाहिए, और यह भी समझना चाहिए कि इस विचारधारा के अंदर इतिहास को लेकर एक जबरदस्त तरीके से कटुता है। आजादी की लड़ाई के दौरान अकेले पड़ने की कटुता है, आजादी के बाद गांधी जी की हत्या पर लगे आरोपों की कटुता है, आजादी के बाद जो भारत बना उस भारत में आरएसएस को लेकर जो लांछन था उसको लेके कटुता है। 3-3 बार जिस संगठन के ऊपर प्रतिबंध लगा वो अपने आप में कटुता पैदा कर देता है। तो लेकिन उस तमाम बाधाओं के बावजूद सफलतापूर्वक उन बाधाओं को पार करना और इस मकाम तक पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसे कहते हैं ना कि वो एक हिमालयन अचीवमेंट है। ये मामूली बात नहीं है कि गांधी जी की हत्या का आरोप जिस संगठन पर लगा, जिनके नेता को गिरफ्तार किया गया, आज वो देश की राजनीति के शीर्ष पर हैं वो लोग। तो इसलिए नरेंद्र मोदी का आकलन उस तरीके से और उसी लिहाज से किया जाना चाहिए। समाज पूरी तरीके से बदल गया है, घर के अंदर विभाजन हो गया है, हमारे दोस्तों के अंदर व्हाट्सएप में बदलाव आ गया, ये तो कभी 2014 के पहले था ही नहीं। तो ये तो नरेंद्र मोदी, जहां तक आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र का की विराटता इसमें थी कि वो सबको साथ लेके चलना चाहते थे, क्योंकि वो इस बात को समझ रहे थे कि ये देश, अगर हमको नेशन बिल्डिंग करना है, अगर हमें इस सभ्यता जनित या सिविलाइजेशनल कंट्री को एक आधुनिक देश में कन्वर्ट करना है, तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि सबको साथ लेके न चले, क्योंकि हिंदू अपने स्वभाव में विभाजित है। वो जातियों में बटा हुआ है, उपजातियों में बटा हुआ है, भाषाओं में बटा हुआ है, बोलियों में बटा हुआ है। यहां अगर आप एक बार इस फॉल्ट लाइन को खोल देंगे तो ये न जाने कितने खंडों में बट जाएगा, किसी को पता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको सबको साथ लेके चलना है। तो जो गैर बराबरी का समाज था उसको बराबरी का समाज बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी थी, और इसमें मुझे कोई दो राय नहीं, ये इसमें बहुत कामयाबी उन्होंने हासिल की। और मैं तो ये सिंगल हैंडेडली कहता हूं, मैं तो सलूट करता हूं उनको इस लिहाज से कि अगर ये देश आज लोकतांत्रिक है तो इस देश की लोकतांत्रिकता के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक स्वर से मैं उसके लिए जिम्मेदार मानता हूं, जैसे नरेंद्र मोदी को मैं आज एक स्वर में जिम्मेदार मानता हूं देश की राजनीति को बदलने के लिए। अब आप लोग कह सकते हैं सरदार पटेल भी थे, तो भाई नरेंद्र मोदी के साथ तो राजनाथ सिंह भी, गडकरी भी, वो तो ऐसा सबके लिए कहा जा सकता है। लेकिन इस सवाल को जो बीजेपी के लोग या नरेंद्र मोदी जी के जो समर्थक लोग हैं वो दूसरे तरीके से देखते हैं।
वो ये कहते हैं कि आप लोकतांत्रिक कह रहे हैं नेहरू को, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी को आप लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। उन्होंने तो अपने समय में सबसे कम सरकारों को बर्खास्त किया, सबसे कम बार आर्टिकल 356 का यूज किया, सबसे कम बार जो किसी को विरोध करने की बात हो, सबसे कम दंगे उनकी सरकार में हुए, सबसे ज्यादा सम्मान मुस्लिम देशों के नरेंद्र मोदी को मिले। उनका स्लोगन भी, यदि नारों की बात हो तो उनका नारा भी है सबका साथ सबका विकास। और अभी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जरूरत पड़ी, उसे आप मजबूरी भी कह सकते हैं यदि आप चाहें तो, लेकिन सारी पार्टीज को लेकर वो साथ चले। और पार्लियामेंट में हमेशा जो भी बात हो रही है उसकी चर्चा वहां पर हुई है। जिसको जवाब देना है या नहीं देना वो अलग बहस हो सकती है, कितनी बहस हुई नहीं हुई, लेकिन अब फिर देश उनके साथ है ना। 303 एमपी और 20 सरकारें बिना देश के लोगों के तो नहीं आती, तो फिर आप लोकतांत्रिक की अपनी परिभाषा हम लोग देते हैं। बिल्कुल। देखिए, धर्म कर्मकांड नहीं है, लोकतंत्र भी कर्मकांड नहीं है। लोकतंत्र हमारे आपके मन में, हमारी आत्मा में होना चाहिए। जो जो बातें आप बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन वो कर्मकांड है। अगर आपको पूछे हिंदू धर्म क्या है, मंदिर जाना हिंदू धर्म है, पूजा पाठ करना हिंदू धर्म है, चढ़ावा चढ़ाना हिंदू धर्म है, कुंभ में शामिल होना हिंदू धर्म है, मैं कहूंगा नहीं, ये सब उसके रिफ्लेक्शंस, ये सब उसके लक्षण हैं। हिंदू धर्म तो कुछ और है, लोकतांत्रिक स्वभाव कुछ और होता है। उसको आप इस तरीके से नहीं नाप सकते कि आपने इतनी सरकारें बर्खास्त कर दी इसलिए आप लोकतांत्रिक नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर वो हिम्मत थी कि उनकी अपनी पार्टी के लोग संसद के पटल पे खड़े होके उनके सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा के और उसके बाद आराम से चाय पीते हुए निकल सकते थे। सारी संस्थाओं को उन्होंने जो स्वायत्तता दी, वो सारी चीजें आप अगर देखेंगे, बाबा साहब अंबेडकर को अपने कैबिनेट में लेना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी कैबिनेट के अंदर लेना, सरदार पटेल उम्र में बहुत बड़े होने के बावजूद भी लगातार उनके घर जाकर उनसे सलाह मशवरा करना, तमाम विवादों के बावजूद भी, ये आज संभव नहीं है। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि इतनी सरकारें कांग्रेस ने बर्खास्त कर दी, माना भारत जब लोकतंत्र हुआ तो वो लोकतंत्र कोई ऐसा नहीं था कि आपको इसी रास्ते पर चलना है। उस लोकतंत्र में कई रास्ते ऐसे थे जो ऊंची नीची लेकिन चलने के बाद एक परंपरा बन जाती है और आप उस परंपरा का निर्वाह करते हैं। आजादी के फौरन बाद या इंदिरा गांधी के समय तक भारत का लोकतंत्र उतना मजबूत नहीं था, और उस वजह से अगर आप देखिए तो सरकारों के बर्खास्त भी किया गया, अलग तरीके की सरकारें लाई भी गई, लेकिन 2010-12 तक आते आते ये लगने लगा कि अब आप सरकारों को ऐसे नहीं बर्खास्त कर सकते जैसे पहले इसलिए आप देखिए मनमोहन सिंह के जमाने में कौन सी सरकार बर्खास्त हुई, कितनी सरकारें बर्खास्त हुई, नहीं तो आपको नरेंद्र मोदी की तुलना मनमोहन सिंह की सरकार, क्योंकि तब तक दंगे 2002 ने वो लाइन खींच दी, क्योंकि टेलीविजन आ चुका था और टेलीविजन ने ये साबित कर दिया था कि अगर आप दंगे करेंगे तो आपका राजनीतिक करियर भी खत्म हो सकता है। और कुछ लोगों को जेल जाना पड़ा, वाकई में जेल जाना पड़ा उनकी, और क्योंकि टीवी एक अलग तरीके का जानवर हो गया था। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी अपने स्वभाव में लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि उनकी विचारधारा लोकतांत्रिक नहीं है। उनकी विचारधारा विभाजन पर आधारित है, उनकी विभाजन बिटरनेस पर आधारित है, उनकी विचारधारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पर आधारित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा जो थी वो इंक्लूसिव थी, सबको साथ लेके चलने की थी, लोगों की आलोचनाओं को सुनने की थी, और वो किसी को एक्सक्लूड नहीं करती थी। पॉलिटिक्स में जरूर उन्होंने हिंदू मुसलमान की बातें हुई हैं, इसमें कोई दो नहीं, बट हिंदू मुसलमान की बात करना और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। राजनीति में एडजस्टमेंट्स होते हैं, लेकिन राजनीति में किसी एक समुदाय के खिलाफ अगर आप युद्ध का ऐलान कर दे, जो विचारधारा करती है, उनको इतिहास के खलनायक के तौर पर मानती है और उनको इस देश का नागरिक नहीं स्वीकार करती है, यही तो आरएसएस की विचारधारा है। और ये विचारधारा अगर है और उन पर ये आरोप लगता है तो इसमें गलत क्या है? और इस संविधान की बात आप अगर वो इस देश के लोकतंत्र को मानते हो तो संविधान को अंगीकार करते, नहीं करते हो अंगीकार इस संविधान को, वो तो और छुपाते भी नहीं, इसलिए मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ। धारा 370 पर नहीं छिपाया उन्होंने, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नहीं छिपाया, लाल बाबरी मस्जिद पर उन्होंने अपनी बातों को नहीं छिपाया, उन्होंने भारत का संविधान नहीं मानते इसको भी नहीं छिपाया। अब जाके थोड़ी स्थिति अलग हुई है तो कहने लगे कि नहीं हमें भारत के संविधान में यकीन है। नहीं, लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया वो तो सब संविधान के तहत किया ना। बल्कि कुछ लोग मुझे कहेंगे कि भाई आप ये सारी बातें कर दी आपने,
आप इस तरह से फैक्ट्स में को भी नकारने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कह देंगे कि नहीं संविधान को मानते नहीं है या सब है, और संविधान जहाँ पर 42nd अमेंडमेंट में संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में बदल दिया गया, उस पर तो आप बोलेंगे नहीं। हजारों हजार दंगे कांग्रेस सरकारों के वक्त हुए, उस पर आप बोलेंगे नहीं। और जो सरकारों के मुख्यमंत्रियों को सुबह दिल्ली बुलाकर बदल देना, रात को कोई पहुंचता है महाराष्ट्र तो कोई दूसरा होता है, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। और जिस सरकार के राज में दंगे नहीं हुए, जिस सरकार के राज में मुख्यमंत्री नहीं बदले गए, जिस सरकार के राज में राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया, उसको आप एक नए बहाने के साथ, एक लॉजिक के साथ लेकर आते हैं। मतलब ये जेन्युइन सवाल मैं समझता हूँ कि ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जेन्युइन है। लेकिन अगर आप देखें कि मैं तो व्यक्ति का आकलन उसकी विचारधारा के आधार पे करता हूं। क्या कांग्रेस अपनी विचारधारा में, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी अपनी विचारधारा में कहते हैं कि हमें हिंदू नहीं चाहिए, हमको मुसलमान नहीं चाहिए, हमको क्रिश्चियंस नहीं चाहिए, हमको सिख नहीं चाहिए? क्या वो कहते हैं? क्या आप कहीं उनके लिटरेचर में उठा के दिखा ले। मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप उनके ऊपर लगता है, लेकिन क्या मुसलमानों को उन्होंने आसमान पे चढ़ा दिया? क्या नहीं चढ़ाया ना। सरकारें बर्खास्त हुई। मैंने कहा कि जब बच्चा बचपन से जवानी की तरफ बढ़ता है तो वो गिरता भी है, वो बदतमीजियां भी करता है, और लेकिन उसके अंदर अगर चरित्र है, अगर चरित्रवान, अगर बेहतर चरित्र है, अच्छे अच्छे गुण है, तो वो अपनी गलतियों से सीखता हुआ आगे बढ़ता है। कांग्रेस जिस जमाने में सरकार में थी, उस जमाने में भारत का लोकतंत्र बालपन से निकल के शैशव की ओर जा रहा था, और उस दौरान जितनी गलतियां हो सकती वो सारी गलतियां वहां की गई। लेकिन एक चीज पर मैं कभी भी कांग्रेस पार्टी को दोष नहीं देता हूं कि वो अपनी विचारधारा में सबको साथ लेकर चलने की बात हमेशा करती रही है और हमेशा करती रहनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी आरएसएस के साथ समस्या क्या है कि वो अपनी विचारधारा में सबको साथ लेकर चलने की बात नहीं करती है, और आज जो सबको साथ लेकर चलने की बात, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वो महज एक नारा है, महज एक नारा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब सरकारें बर्खास्त करना उतना आसान नहीं, अदरवाइज सरकारें तो बर्खास्त की इन्होंने। उत्तराखंड के अंदर सरकार बर्खास्त की, कर्नाटक के अंदर सरकार बर्खास्त की, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर सरकार बर्खास्त की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्ट किया, तो उनको लग गया कि ये हमारी पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर हमारे लिए मुफीद नहीं होगा, तो उन्होंने उसके बाद करना बंद कर दिया। लेकिन देखिए, जो गलतियां इंदिरा गांधी ने की, आज उसी तरीके की गलतियां नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके गुजरात का मुख्यमंत्री क्या कौन है, किसी को नहीं मालूम। आपके मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कौन है, किसी को नहीं मालूम। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री कौन है? ये सब क्या है? ये शिवराज सिंह चौहान की जगह क्या मोहन यादव ले सकते हैं? क्या वसुंधरा राजे की जगह भूपेंद्र, क्या नाम उनका, मुझे नाम भी देखिए याद नहीं आ रहा, शर्मा, भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा। तो ये जो सारी टेंडेंसीज है ना, लगभग उसी तरीके से है। अब बीजेपी को भी लगता है कि दंगे कराने से आपकी छवि बहुत खराब होगी, क्योंकि मीडिया बहुत एक्सप्लोर कर गया, बहुत फैल गया। तमाम मीडिया के सरेंडर के बावजूद भी ये सारी खबरें दिखाना उनकी मजबूरी हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम बातचीत करेंगे तो पहली चीज क्या है, सत्ता में जो लोग हैं या नहीं है, उनकी परिभाषा अगर मुझे देनी होगी तो मैं पहले उनकी विचारधारा में जाऊंगा और उस विचारधारा को देखने की कोशिश करूंगा कि अपनी विचारधारा में वो कम्युनल है या नहीं है, सेकुलर है या नहीं है, फैसिस्ट है या फासिस्ट नहीं है। मेरे लिए बाकी तो हर राजनीतिक पार्टी सत्ता के लिए आती है, सत्ता के लिए कंप्रोमाइजेस भी करती है, सत्ता के लिए वो सब कुछ करने को तैयार रहती है, तो वो सारी चीजें वो करेंगे। लेकिन अगर विचारधारा में अगर सबको साथ लेकर चलना है तो फिर वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। बीजेपी अलग तरीके से बिहेव करती है, और ये कम से कम मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप बंच ऑफ थॉट ही पढ़ लीजिए, उसी से आपको अंदाजा लगे। वी एन आवर नेशनहुड पढ़ लीजिए, उसी से दिखा। आप दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पढ़ लीजिए, उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है। अब एक और करेक्टर जो सत्ता में तो नहीं है, लेकिन सत्ता को लगातार चुनौती दे रहे हैं, है ना। और वैसे तो लोग मानते हैं कि वो सिल्वर स्पून बेबी हैं, राहुल गांधी जी, जो अभी इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं यदि आप देखें तो। नरेंद्र मोदी की तुलना में या राहुल गांधी की पहले पर्सनैलिटी के तौर पर आप कैसे असेस करते हैं? राहुल गांधी के बारे में मेरा कहना है इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। राहुल गांधी जो 2014 में थे, आपने बिल्कुल सही कहा, जब सारी चीजें आसानी से आपको मिल जाती तो आपको उसकी महत्ता का अंदाजा नहीं लगता।
जब एक गरीब का बच्चा अपने घर से निकलता है तो हर क्षण उसको संघर्ष करना पड़ता है, हर क्षण उसको ठोकरें लगती हैं, फिर धीरे धीरे उन ठोकरों से सीखता हुआ आगे बढ़ता है और उसको इस बात का एहसास होता है कि हर ठोकर से कुछ ना कुछ सीखना है। राहुल गांधी के लिए तो वो स्थिति कभी नहीं थी ना। राहुल गांधी तो नेहरू गांधी परिवार में पैदा हुए थे, इंदिरा गांधी के पोते थे, वो राजीव गांधी उनके पिता थे, सोनिया गांधी उनकी माँ थी। तो सब कुछ विरासत में मिल गया। क्योंकि सब कुछ विरासत में मिल गया इसलिए उनको लगा कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स तो 2 मिनट्स नूडल है। उनको लगा क्या है, हम आएंगे और यूं करेंगे और उसके बाद चीजें बदल जाएंगी। लेकिन जब 2014 के बाद जब ठोकरें लगी उनको, तब उनका दिमाग मतलब दिमाग किनारे लगा, झटका लगा। तब उनका अरे पॉलिटिक्स ये है। तब भी वो नहीं सुधरे, पार्टी के अध्यक्ष बन गए और पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद भी उनके स्वभाव में बदलाव नहीं आया। 2019 में जब पार्टी बुरी तरीके से हारी तो वे कहते हुए मिले कि मैं क्या करूं, मेरी तो पार्टी मेरे साथ नहीं थी, मैं तो अकेले चुनाव लड़ रहा था। कोई नेता ये कहना अफोर्ड कर सकता है? अगर ये बात हिंदुस्तान के बाहर किसी नेता ने कही होती तो पहली बात तो हमारे यहाँ वो परंपरा ही नहीं कि चुनाव हारने के बाद नेता बदल दिया जाता है। न वो परंपरा बीजेपी में, न वो परंपरा कांग्रेस पार्टी के अंदर। आप चुनाव हारते रहिए हारते रहिए हारते रहिए और लेकिन फिर भी आप नेता बने रहते हैं, तो उनको हटा दिया गया होता। लेकिन 2019 की हार के बाद राहुल गांधी को समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स मैराथन है। पॉलिटिक्स 100 मीटर की रेस नहीं है कि जिसमें आप 10 सेकंड के अंदर आपको फैसले मिल जाएंगे। और मैराथन है तो आपको अपनी ऊर्जा को बचा के रखना पड़ेगा और साथ ही साथ सही समय पर आकर कब हमले करना है, कब स्पीड तेज करना, कब नहीं करना, वो भी करना पड़ेगा। लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, डंडे जूते गालियां सहनी पड़ेगी। तो 2019 के बाद के जो राहुल गांधी हैं और 2019 के पहले के राहुल गांधी में मैं जमीन आसमान का फर्क देखता हूं। ये बदलाव था जिसकी वजह से वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निकले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आए और उसने अचानक उनकी इमेज में बदलाव कर दिया, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को। दूसरी बात जो उन्होंने उनकी समझ में आ गई, और मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी को मैं इसलिए बड़ा नेता मानता हूं क्योंकि उन्होंने भारत की राजनीति की डायग्नोसिस बिल्कुल सही की है। उनकी डायग्नोसिस क्या है कि जब तक आप आरएसएस को नहीं हराएंगे, जब तक आप आरएसएस की विचारधारा को नहीं आप हराएंगे, डिस्क्रेडिट करेंगे, तब तक आप नरेंद्र मोदी नामक फिनोमिनन से नहीं लड़ सकते। इसलिए उन्होंने आरएसएस पर उसके पहले जो एक कंफ्यूजन था पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, खुद उनके अंदर कि हिंदुत्व पे हमला करना है, नहीं हमला करना है, कितना करना है, मंदिर जाना है कि मंदिर नहीं जाना है, ये तमाम कंफ्यूजन थे उनके दिमाग। उसके बाद आप देखिए राहुल गांधी कंसिस्टेंटली आरएसएस पर अटैक कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली हिंदुत्व पर अटैक कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और उसके बरक्स वो उनको समझ में आ गया कि अगर आपको हिंदुत्व से लड़ना है तो आपको सोशल जस्टिस का प्लैंक लेना पड़ेगा, आपको दलित आंदोलन को अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा और आपको संविधान को ढाल की तरीके से लेकर हमले करने पड़ेंगे। इन तीनों चीजों को अगर आप जोड़ दें, संविधान माने भारत का लोकतंत्र, दलित यानी भारत के अंदर जो एक बाबा साहब अम्बेडकर की चेतना, पिछड़े यानी राम मनोहर लोहिया, और ये सारा अगर आप मिला दीजिए तो ये हो जाता है तकरीबन 70% के आसपास। तो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लेके चल रहे हैं, दूसरी तरफ दलित असर्शन लेके चल रहे हैं, तीसरी तरफ सोशल जस्टिस को लेके चल रहे हैं, और इन तीनों का कॉकटेल बना के वो एक वैचारिक लड़ाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपका सवाल हो सकता है इससे क्या हासिल होगा? बहुत सारे लोग कह रहे थे अरे देखिए कास्ट सेंसस की बात करते थे, यहाँ तो ओबीसी ने वोट दिया क्या कांग्रेस पार्टी को? लेकिन बीजेपी को एहसास था, आरएसएस को एहसास था, इसलिए आरएसएस ने पहले कहा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, उसके बाद सरकार ने भी माना कास्ट सेंसस होना है। ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी चीज है। हमारे दलितों को लेकर, ये संविधान को लेकर जब उन्होंने मुद्दे को उठाया, किताब लेकर सामने आए, तब लोगों ने कहा संविधान की बात करता है, इसका क्या मतलब होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच चुनाव में कहना पड़ा कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकता। तो एक वैचारिक जमीन उन्होंने तैयार कर दी, नींव तैयार कर दी। अब उस पर इमारत खड़ी करनी है। इमारत तो इतिहास में धीरे से नहीं बनती, उसमें तो वक्त लगता है। तो मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी इस देश विपक्ष में देश के अकेले नेता हैं जो आरएसएस के स्वभाव को समझते हैं, इस देश के साथ क्या दिक्कत है उसको समझते हैं, उसका रास्ता, उसका निदान भी उनके दिमाग में है, लेकिन वो दवा मरीज तक कैसे देनी है, और वो एक बड़ा सवाल है। तो जो भारतीय जनता पार्टी को भी लगा, भारतीय जनता पार्टी कब से कह रही, 1925 से कह रही थी आरएसएस कि हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, 2014 में आके लोगों ने माना ना उसको। तो वक्त लगता है, और इसलिए मुझे लगता है कि
राहुल गांधी कोई ये उम्मीद करे 2029 में अचानक कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी? सॉरी, मैं उस बात को नहीं मानता हूँ, बट ही इज ऑन द राइट पाथ एंड ही हैज अंडरस्टूड व्हाट इज रॉन्ग विद कांग्रेस पॉलिटिक्स और इसको कैसे आगे बढ़ाना है। सर, बहुत सारे लोग कहते हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी उनको पॉलिटिकल टूरिस्ट के तौर पर मजाक उड़ाती है। वो पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, और वो मौके आते हैं जब भी विदेश चले जाते हैं। मुझे विदेश जाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब देश में उनकी जरूरत हो, ऐसा कांग्रेस को लगता है, मुझे लगने से फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस को लगता है, तब वो गायब हो जाते हैं। वो पॉलिटिकल टूरिज्म की बात होती है। और आपके एक प्रिय मित्र हैं राजदीप सरदेसाई, वो कहते हैं कि राहुल गांधी नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी टू मिस द अपॉर्चुनिटी। देखिए आपने हमारे मित्र को ही मेरे सामने खड़ा कर दिया, तो मेरे सामने बड़ा धर्म संकट हो गया। मैं इस पर इस वक्त बहुत पढ़ रहा हूं, और मैं इतना पढ़ रहा हूं कि आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ इस बात को समझने के लिए कि प्रोपेगेंडा का क्या महत्व है राजनीति के अंदर। और ये वो प्रोपेगेंडा है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने प्रोपेगेंडा का जितना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में इसका कहीं कोई जोड़ आपको नहीं मिल सकता। ये उस प्रोपेगेंडा का असर है कि राजदीप सरदेसाई जैसे लोग भी कभी कभी वही भाषा बोलते हैं जो नरेंद्र मोदी उनके मुंह से कहलवाना चाहते हैं। आज की तारीख में राहुल गांधी से ज्यादा मेहनत सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही करते हुए दिखाई पड़ते, बाकी कोई नेता नहीं है। और राहुल गांधी अगर इतने ही बेकार होते तो कास्ट सेंसस पर आरएसएस को झुकना नहीं पड़ता, संविधान के ऊपर नरेंद्र मोदी को झुकना नहीं पड़ता, अपना पूरा नैरेटिव बदलना पड़ गया इन लोगों को। राहुल गांधी ने सबसे पहले कोविड से देश को आगाह किया था, तब हमारी सरकारें जो थी वो मध्य प्रदेश के अंदर अपनी सरकार तोड़ के बनाने में लगी हुई थी। दूसरी बार जब आगाह किया तो बंगाल के अंदर चुनाव लड़ रही थी, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। चीन को लेकर राहुल गांधी ने सबसे पहले आगाह किया था कि चीन का जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उस पर ध्यान दीजिए। तब लोगों ने मजाक उड़ाया था, ये तो विदेश में जाके चीन की तारीफ करता है। मैं जो कहना चाहता हूं कि ये सारी राजनीतिक पार्टियों का ये बुनियादी कर्तव्य है कि विपक्ष अपनी विरोधी पार्टियों को डिस्क्रेडिट करे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत करीने से राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, $1 मिलियन इंडस्ट्री, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे मित्र राजदीप सरदेसाई को समझना चाहिए कि जब आप ये सब कह रहे हैं तो दरअसल आप वो भाषा बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और आप ऑब्जेक्टिव तरीके से राहुल गांधी का असेसमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी का असेसमेंट कर रहे होते तो इस देश के अंदर जब कास्ट सेंसस के ऊपर आरएसएस ने सरेंडर किया, जब नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, तो राहुल गांधी की तारीफ में बड़े बड़े लेख लिखे जाने चाहिए थे, जो नहीं लिखे गए क्योंकि उनको क्रेडिट नहीं दिया गया जो कि देना चाहिए था। जो लोगों ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया, भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनको राहुल गांधी पर बड़े बड़े एडिटोरियल लिखने चाहिए थे, लेकिन नहीं लिखा उन लोगों ने। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आधे से ज्यादा हमारे जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं वो वाकई में बड़े कमजोर लोग हैं, बहुत कमजोर लोग हैं। वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते और वो सोशल मीडिया से गाइडेड रहते हैं। हमारे एक दूसरे मित्र हैं जिन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को तो मर जाना चाहिए जी। और हमारे एक तीसरे मित्र हैं, मित्र तो नहीं है, वो देश के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, लेकिन 2014 के पहले वो नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफ कर रहे थे और फासिज्म एफ शब्द पर उनको बहुत लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। उनका असेसमेंट नरेंद्र मोदी के बारे में पूरा गलत निकला, और 2024 के समय राहुल गांधी के बारे में भी उनका असेसमेंट गलत लिखा और लेख लिख के उन्होंने कहा कि गलत था। आप देश के नरेंद्र मोदी, आप इस पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के दो सबसे बड़े किरदार को नहीं समझते, ना आप नरेंद्र मोदी को समझ पाए ना आप राहुल गांधी को समझ पाए, और आप बड़े भारी इंटेलेक्चुअल, तो काहे के इंटेलेक्चुअल है भाई? क्यों इंटेलेक्चुअल है आप इंटेलेक्चुअल का काम है चीजों को समझना। आप नरेंद्र मोदी को नहीं समझते, आप राहुल गांधी को नहीं समझते, तो आप क्या समझते हैं भारत की राजनीति? दो सवाल, उससे बेहतर तो हमारी और विजय जी की समझ है।
2 सवाल नहीं, मैं तो समझता ही नहीं। मैं तो इसीलिए आपको इस्तेमाल करता हूँ कि आपसे कुछ मैं समझूँ। नाम मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूँ, आप अच्छी तरीके समझ से गया, जानते हैं। लेकिन लोग और सब समझते हमारे हैं इसको। लेफ्ट लिबरल्स के अंदर भी एक तरीके का फैनेटिसिज्म है। मैं बहुत जिम्मेदारी से एक एक एक, एक बहुत फंडामेंटलिस्ट हैं ये लोग। स्नॉबरी बहुत ज्यादा है, नाक पे अपने आप को सुधारना नहीं चाहते, आरएसएस के बारे में पढ़ना नहीं चाहते, नरेंद्र मोदी को रबिश करना चाहते हैं। करिए, लेकिन पहले पढ़ तो लीजिए। और नहीं पढ़े, इसका नतीजा ये है कि आज उनकी तरफ कोई देखता तक नहीं है, उनको कोई पूछता भी नहीं है। सर, एक 2 सवाल हैं मेरे आखिरी, क्योंकि वक्त कम है। पहला सवाल यह है कि आपने जितनी बात की वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाई बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन घर में भी तो देखें, घर को भी तो देखें। पार्टी जो है उनके भरोसे चलती है। अध्यक्ष जी भले ही खरगे साहब हो, वो सब पार्टियों में होता है, लेकिन वो नेता हैं असली। अब वो सिद्धारमैया के शिव कुमार का मसला नहीं सुलझाते, वो शशि थरूर का मसला नहीं सुलझाते, उससे पहले अभी तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट का मसला नहीं सुलझा, और ऐसे बहुत सारे मसले हैं। पार्टी के अंदर क्या मसले हैं उन पर भी तो देखें कि घर का, पहले घर को तो ठीक करना है, बाकी तो फिर लड़ लेंगे नरेंद्र मोदी। विजय जी, जब घर का मुखिया करोड़ों रुपए कमाता है ना, तो बीबी को भी और बच्चों को भी सरेंडर करके उसकी बात माननी पड़ती है। और जब वो बेरोजगार होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो घर वाले भी उसकी बात नहीं सुनते हैं। नरेंद्र मोदी की बातों को क्यों सुनती बीजेपी? क्योंकि नरेंद्र मोदी चुनाव जितवा रहे हैं। बिना नरेंद्र मोदी के आज भारतीय जनता पार्टी आधी रह जाएगी, बल्कि 1/4 रह जाएगी। आज आप ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मोदी जी। नहीं, तारीफ, मैं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहा हूं। आप नरेंद्र मोदी को हटा दीजिए, क्या बीजेपी जीत पाएगी लोकसभा का चुनाव? मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल। ठीक है, नहीं जीत सकते। 240 में से कम 230 ऐसे नेता होंगे जो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से चुनाव जीत रहे। 10 ऐसे होंगे जो अपने बल पर चुनाव जीत रहे होंगे। राहुल गांधी की दिक्कत क्या है? हमारे एक मित्र सुगातो, उन्होंने राहुल गांधी पे किताब लिखी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी होना आसान है, राहुल गांधी होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि राहुल गांधी से इतनी ज्यादा अपेक्षाएं हैं, नरेंद्र मोदी से इतनी अपेक्षाएं नहीं थी कि 2014 में अगर चुनाव हार भी जाते तो भी लोग कहते हैं देखो वो भी 3 चल लाख जाता करोड़ काम। की। लेकिन राहुल गांधी अगर एक म्युनिसिपैलिटी का भी चुनाव हार जाते, बोले तो नेहरू गांधी खानदान का लड़का है यार, ये तो कुछ कर ही नहीं, तो बेकार है। तो सिद्धरमैया उनकी बात इसलिए नहीं सुनते क्योंकि सिद्धरमैया को मालूम है कि राहुल गांधी उनके लिए चुनाव नहीं जीत सकते। और कांग्रेस के अंदर क्या है, कांग्रेस को अब जाके मैं कह सकता हूं, कांग्रेस तो बेसिकली टर्मिनल इलनेस की शिकार थी। वो आईसीयू से भी बड़ी, अगर कहीं कोई आईसीयू थी तो वहां पड़ी हुई थी। राहुल गांधी ने उसको वहां से निकाल के अब प्राइवेट वार्ड में लेकर आए हैं। और उसमें ऐसे तमाम लोग हैं जो दरअसल चाटुकार लोग हैं, दरबारी लोग हैं, जो बड़ी बड़ी पदों पर बैठे हुए लोग थे, और सिर्फ इसलिए मिल गया क्योंकि वो रोज सुबह शाम कॉर्निस बजाते थे नेहरू गांधी परिवार के घर पे। अवसरवादी लोग थे, सत्ता लोलुप लोग थे, जिनके मन में कांग्रेस नहीं थी, जिनके मन में सिर्फ कुर्सी थी। तो इसीलिए राहुल गांधी की दिक्कत क्या है कि इनमें से हर आदमी की पहचान करके इनको बाहर निकाल देना चाहिए। जब वो कहते हैं ना कि घोड़ों का हमारे जिक्र किया था ना उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, कि शादी वाले घोड़े चाहिए या रेस वाले घोड़े चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ स्लीपर सेल्स हैं स्लीपर से तो निकाल बाहर करो। मैं तो बार बार कहता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर आप 2003 से लगातार कांग्रेस पार्टी चुनाव आ रही, लोकसभा का चुनाव भी हारती, विधानसभा का चुनाव हारती, तो फिर दिग्विजय सिंह कमलनाथ काहे के बड़े नेता भाई? क्यों उनको बड़ा नेता माना जाए? है दिग्विजय सिंह कमलनाथ के अंदर हिम्मत तो फिर वो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान को हरा के दिखाते। तो राहुल गांधी चुनाव नहीं जिता पाते हैं, ये आरोप क्या दिग्विजय सिंह कमलनाथ लगाएंगे? तो मेरा प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि आप राहुल गांधी पर, स्थिति कमजोर है क्योंकि आप चुनाव नहीं जिता पा रहे। जिस दिन वो चुनाव जिताने लगेंगे उस दिन आप देखिएगा यही सारे कांग्रेसी उनकी तारीफ करने लगेंगे। और इसके लिए उनको पर्जिंग करनी पड़ेगी, लोगों को आइडेंटिफाई करके बाहर कर। जैसे तेलंगाना का उदाहरण बहुत अच्छा है, उन्होंने एक नए नेता को मौका दिया, उसने करके दिखा दिया, तेलंगाना जीत के ले आए वो। मैं आज कहता हूं आप सिद्धरमैया को हटा के डीके शिवकुमार को आप कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाइए, आप देखिए कर्नाटक के अंदर पार्टी की स्थिति बदल जाएगी। जब राज्य के अंदर सत्ता के 2 केंद्र हैं तो लड़ाई होगी। अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों ने मिलकर कांग्रेस को डुबो दिया, दोनों ने डुबोया।
अशोक गहलोत क्या थे? आप 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप बेटन आप पास नहीं करना चाहते? आप सचिन पायलट को नहीं देना चाहते? क्यों नहीं देना चाहते भाई? सचिन पायलट अगर बगावत करेगा तो जाहिर सी बात है बगावत करेगा वो। नहीं। तो सर दिक्कत इस आखिरी बात से बड़ी सवाल, बड़ी है। हाँ, जी आखिरी सवाल, आपने कहा कि भी राहुल गांधी जी से बहुत अपेक्षाएं लोग रखते हैं, तो वो लोगों, एक कांग्रेस के नेता ने मुझे कहा, मतलब उन्हीं के बयान में, कि पॉलिटिकल राजकुमार को 2004 से 2025 कब तक अपेक्षाएं ना रखें, और क्या मतलब कि इतनी बार चुनाव हारे ही हैं। लेकिन मैं उससे आगे चलता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी मजबूत नेता के तौर पे चुनौती देने वाला नेता राहुल गांधी को आप मानते हैं? 2029 का चुनाव देखें तो क्या सीन बदल सकता है? नहीं देखिए सीन बदलना इस पर निर्भर करेगा कि 2028 तक आते-आते देश की राजनीति में क्या बदलाव होता है। अभी कहना बहुत मुश्किल काम है। अभी कोई भी टिप्पणी करना उचित भी नहीं होगा और 4 साल के अंदर पॉलिटिक्स कितनी बदल जाएगी आप तो वो तो छोड़ दीजिए। 2023 तक दिसंबर तक कोई कह सकता था कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे लेके आ जाएगी, वो भी छोड़ दिए। 22 जनवरी को जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, क्या तब कोई कह सकता था भारतीय जनता पार्टी 240 पे आ गई? कोई नहीं कह सकता था। हम भी शायद नहीं कह रहे तो आप भी शायद नहीं कह रहे अयोध्या थे। हार जाएंगी, अयोध्या हाँ, हार जाएंगे। हाँ, अयोध्या हार जाएंगे। तो पॉलिटिक्स में क्या होगा कहना बहुत मुश्किल काम है। मैं अभी आपने कहा राजकुमार की बात कर रहे थे, मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े राजकुमार तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो हर चुनाव हारा जिन्होंने। 1952 से लेके 1996 तक सारे चुनाव उन्होंने हारे। बलराज लेकिन सर मधोक ने तो उन्होंने बल्कि पार्टी, वो भी वही है, वो पार्टी का शैशव काल था। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, पार्टी का शैशव काल है, लेकिन ये ज्यादा बड़ी आप शैशव काल में हमेशा आप यूं जाते हैं। यहाँ जब पार्टी यूं चली गई है तब उसको उसको उठाना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं राहुल गांधी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने डायग्नोसिस सही की है और उस डायग्नोसिस पर अब जो आप दवा दे रहे हैं उस दवा के असर होने में बहुत वक्त लगेगा। जब इतनी बीमार स्थिति में कांग्रेस पार्टी पड़ी हुई है तो अचानक दवा खाते ही वो दौड़ने नहीं लगेगी, उसको वक्त लगेगा। और हो सकता है राहुल गांधी ना कर पाए, कोई दूसरा आदमी आके करे इसको। जो जो सवाल आप पूछ रहे हैं, एक चीज जो हमें माननी पड़ेगी वो ये है कि इस देश के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मुझे सबसे ज्यादा निराशा उनसे है। के अंदर किसी तरीके का कोई भी वैचारिक कमिटमेंट नहीं है और ना देश के प्रति उनका कमिटमेंट। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। उनकी चिंता सिर्फ यही है कि हम कौन सी कुर्सी हमको मिल जाए, हमारी सत्ता बची रहे बस। जब आप ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से देश को खतरा है, तो फिर नरेंद्र मोदी के साथ इकट्ठा होने पर आपको आप अपनी छोटी मोटी जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, जो नाराजगियां हैं, शिकायतें उसको हैं। दूर करना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने देखिए क्या किया। आप बीजेपी छोड़कर आए, इंडिया गठबंधन ने आपको नेता नहीं बनाया तो आप छोड़ के चले गए उधर। इससे बड़ी अवसरवादिता कुछ हो सकती है? इससे रीजनल पार्टी पर हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट दे दिया कि अगले हफ्ते कैसे बात की जाए रीजनल पार्टी पे। लेकिन आप मानते हैं कि राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के नहीं, बड़ी चुनौती हो नहीं सकते। आज की तारीख में वो लिए? नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं, सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें कोई दो राय मेरे दिमाग में नहीं है। वो चुनाव हारे या चुनाव जीते वो अलग तरीके का प्रश्न है। कभी कभी विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका ये होती है कि वो देश के सामने वो मुद्दे लेकर आए जिस पर केंद्र सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़े, उसको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर होना पड़े। और ये काम राहुल गांधी बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही करीने के साथ उन्होंने किया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिस पर उनकी कही हुई हर बात पे जो है वो सरकार को मानना पड़ा। मजाक जरूर उड़ाया, वो ठीक है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य। कांग्रेस बीजेपी का मजाक उड़ाएगी, बीजेपी कांग्रेस का मजाक उड़ाएगी, वो तो एक अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन राहुल गांधी के जो लोग खारिज करते हैं वो दरअसल राहुल गांधी का सही असेसमेंट नहीं करते। जैसे मैंने कभी नरेंद्र मोदी जी को खारिज नहीं किया और मैंने 2007 में वो गलती की थी जब मैंने उनके बारे में कहा था कि वो चुनाव हार सकते हैं। उसके बाद से मैंने कसम खा ली कि जो मेरी सोच है और मेरे जो अपने पूर्वाग्रह हैं उससे मैं किसी नेता का आकलन ना करूं। और इसीलिए मैं कंसिस्टेंटली लगातार उसके बारे में बात भी करता रहा हूं और लिखता भी रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और हम ये प्रोग्राम शुरू किया है। आशुतोष के बात आपने देखी होगी कि खरी खरी बात करने के लिए, तो ये बिल्कुल खरी खरी बात करने की प्रोग्राम है जिसमें साफ बात करेंगे। अगले हफ्ते के लिए
आशुतोष जी ने पॉइंट दे दिया कि हम लोग रीजनल पार्टीज पर और रीजनल लीडर्स पर भी चर्चा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, और आपका भी बहुत शुक्रिया, और आप अपना कमेंट्स भी हमें बताइएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा है। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम, आभार, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।